चेतन सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th फिजिक्स में पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। आइए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स जानने से पहले हम लोगों को कुछ इसके अन्य मूलभूत चीजों को जानना होगा, जिसमें है आपका क्षेत्रफल वेक्टर। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले, वैद्युत फ्लक्स जानने से पहले हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर। वैसे हम तो ये जानते ही हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो अदिश राशि है, लेकिन यहां लिखा क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर, मतलब क्षेत्रफल को सदिश रूप में लेना है। तो इसका हम लोगों को यहाँ उपयोग करना है, इसलिए ये जानना होगा कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। जैसे हमने कोई भी एक क्षेत्रफल ये ले लिया, ये क्षेत्रफल है, मान लेते हैं कि ये क्षेत्रफल आपका ए है। इस क्षेत्रफल के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर, अभिलंबवत हो और बाहर की ओर, ये जो दिशा होती है ये क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होती है, जिसे हम वेक्टर ए कह सकते हैं। ये वेक्टर ए हो गया, और ये जो दिशा है इसको हम यूनिट वेक्टर एन से डिनोट कर सकते हैं, एन कैप से डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो क्षेत्रफल वेक्टर आपका होगा, ये क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, ए एन कैप, मतलब क्षेत्रफल वेक्टर आपका ए, जो वेक्टर ए आप लिखेंगे, वेक्टर ए बराबर होगा ए एन कैप। इसका मतलब कि जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है इसकी दिशा क्या हुई, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा, वेक्टर की दिशा, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर। इसकी जो दिशा हुई, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या हो गई, तल के क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर। तल के लंबवत जो बाहर की ओर होता है, ये आपका क्षेत्रफल वेक्टर होता है। तो इस क्षेत्रफल वेक्टर के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। तो जो भी आपका तल होगा, उस तल पर अभिलंबवत बाहर की जो दिशा होगी वो क्या होगा, आपका क्षेत्रफल वेक्टर होगा। बस इतना जानने से यहां मतलब है। इसके बाद हमको जानना है घन कोण। घन कोण क्या होता है, सॉलिड एंगल। इसका उपयोग हम लोग गॉस थ्योरम में करेंगे, लेकिन यहां जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले जानते हैं घन कोण, सॉलिड एंगल। घन कोण क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग एक वृत्त में पढ़े हैं कि ये एक जैसे वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र O है, ये त्रिज्या है, और त्रिज्या के बराबर अगर यहाँ चाप ले लिया जाए तो इसके द्वारा जो यहाँ कोण अंतरित होता है ये एक रेडियन होता है। तो यहाँ से हम जैसे लिखते हैं, ये कोण हो गया थीटा, तो कोण बराबर हो गया आपका चाप बटा त्रिज्या। और अगर ये यस और आर, मतलब आपका चाप, ये आपका चाप हो गया, और त्रिज्या, अगर ये दोनों बराबर है, चाप और त्रिज्याएं अगर बराबर हैं, तो थीटा का जो मान होगा वो एक रेडियन कहलाता है। तो ये एक
कोण जो है वो समतल में कोण है, क्योंकि वृत्त एक समतल है। अब यही वृत्त को हम गोला कर दें और जो कोण है इसको घन कोण कर दें। जैसे अब मान लेते हैं कि आपका ये एक वृत्त ना होकर के एक ये गोला है। गोला को हम यहाँ डिनोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो चलिए ऐसे ले लेते हैं। ये गोला हो गया और ये गोले का केंद्र हो गया। अब इसका एक कोई हम भाग ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये DA हमने ले लिया, ये एक क्षेत्रफल अवयव, ये पूरा गोला हुआ और उस गोले का ये केंद्र हो गया और इसका एक क्षेत्रफल अवयव हमने DA ले लिया। तो इस क्षेत्रफल अवयव, गोले के क्षेत्रफल अवयव या गोले के किसी पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा, ये उसके केंद्र, गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा, ये कोण क्या कहलाता है? ये घन कोण कहलाता है। और घन कोण को हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ चूंकि अवयव आप ले रहे हैं तो इसलिए इस घन कोण को हम यहाँ d ओमेगा से व्यक्त कर दे रहे हैं। तो किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा, किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण, उसके केंद्र पर अंतरित कोण ये क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। घन कोण कहलाता है। क्या है? इस पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा इसके केंद्र पर, गोले के केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा वो घन कोण कहलाता है। तो ये जो घन कोण हुआ उसको हम सूत्र के हिसाब से क्या लिखेंगे? घन कोण को हम यहाँ d ओमेगा से हमने व्यक्त किया। तो d ओमेगा बराबर हमारा क्या हो गया? DA और बाई ये r स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ था कि चाप बटा त्रिज्या हो गया, जब ये घन कोण हो गया तो ये क्षेत्रफल हो गया और बटा त्रिज्या का वर्ग हो गया। तो d ओमेगा बराबर DA बाई r स्क्वायर। अब देखिए, अगर पूरे गोले का पृष्ठ लिया जाए, ठीक है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण, ये तो हमने कोई अवयव लिया। अब हम पूरा का पूरा ले लें। तो अगर पूरा ले रहे हैं तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा ये इक्वल्स टू बी इंटीग्रेशन ऑफ DA बाई r स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं, ये आपका पूरा हो गया ओमेगा, और ये आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ जो DA होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे गोले का सरफेस एरिया। तो पूरे गोले का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर गोले का सरफेस एरिया होता है और बाई r स्क्वायर। तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो गया? ये ओमेगा का मान हो गया 4 पाई। अब देखिए घन कोण का मात्रक क्या होता है? जैसे वहां रेडियन हुआ, यहाँ जो मात्रक होता है इसका ये स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन इसका मात्रक हो गया आपका स्टेरेडियन। तो पूरे गोले द्वारा उसके केंद्र पर कितना कोण पड़ेगा? ये 4 पाई स्टेरेडियन। ये स्टेरेडियन आप लिख सकते हैं।
सकते हैं, स्टेरेडियन हो गया आपका। अच्छा, अब देखिए, अब हमने जान लिया कि हमारा क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, हमारा घन कोण क्या है, पूरे गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घन कोण ये 4 पाई होता है, ओमेगा का मान ये 4 पाई हो गया, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब हम जानेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो अब देखते हैं कि अब वैद्युत फ्लक्स का मान नंबर आया, तो वैद्युत फ्लक्स देखते हैं। देखिए, जैसे आवेश हमने पढ़ा, तो आवेश अगर कोई है तो उससे बल रेखाएं निकलती हैं। तो जो बल रेखाएं निकलती हैं, अब बल रेखाओं को हम एक उसका माप लें, तो बल रेखाएं जो निकल रही हैं वो किसी क्षेत्रफल में से कितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, किसी क्षेत्रफल में से कितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, इसी की जो माप होती है उसको हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जो भौतिक राशि हम उसका प्रयोग करते हैं, जैसे लंबाई नापने के लिए हम मीटर, तो किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की जो माप होती है उसको हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब वैद्युत फ्लक्स को हम जानते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या हुआ, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाले, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यहां हम लिख दे रहे हैं, ये आपका फाई ई वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप, ये वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब देखिए, जैसे हमने ले लिया कि कोई एक पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये हमने ले लिया कोई एक ये पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब इस पृष्ठ क्षेत्रफल से बल रेखाएं ये गुजर रही हैं। चलिए, ये मान लिया कि वैद्युत बल रेखाएं ये इस पृष्ठ क्षेत्रफल से ये गुजर रही हैं। अब इस पृष्ठ क्षेत्रफल में एक छोटा सा हम अवयव ले लें, इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल अवयव। जैसे ये हमने ले लिया, ये एक पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव हो गया हमारा, जिसे हम डी ए कह सकते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, डी ए। और ये आप देख सकते हैं, ये जो दिशा होगी ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई से हम लिख सकते हैं। इस क्षेत्रफल के अभिलंबवत जो ये दिशा होगी, ये क्षेत्रफल वेक्टर डी ए की दिशा होगी, ये क्षेत्रफल वेक्टर डी ए की दिशा होगी। इनके बीच का कोण मान लेते हैं कि ये थीटा है, इनके बीच का कोण ये थीटा है। तो अब देखते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ये क्या कहलाता है। अब देखिए, जैसे इस अवयव से जो गुजरने वाली बल रेखाएं हैं वो आपका कह सकते हैं कि फाई ई या डी फाई ई आप लिख सकते हैं। जो डी फाई ई का मान होगा ये इंटीग्रल
ऑफ ए डी ए और डॉट ई, मतलब इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के गुणनफल के बराबर होता है। ये आप कह सकते हैं कि यहाँ आप इंटीग्रेशन अभी ना लगाइए, डी ए इस अवयव खंड से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या, या यूं कह सकते हैं कि अवयव खंड से गुजरने वाला आपका वैद्युत फ्लक्स, ये क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स डी फाई हो गया, डी ए और इंटू ए। और इसे हम अगर ये लिखना चाहें कि पूरे हमारे सरफेस से गुजरने वाले संपूर्ण सरफेस से, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स, अगर हम ये इसे लिखें फाई ई, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन एट द होल सरफेस, इस पूरे सरफेस को, मतलब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, बढ़ा दें, ये जो अवयव क्षेत्रफल है ये पूरा इस क्षेत्रफल को कवर कर ले, इस तरह से इसको इंटीग्रेट करें, बढ़ा दें। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे तमाम खंड हों तो उन सभी क्षेत्रफल अवयवों का योग हो गया है, इंटीग्रेशन को इस तरह से हम ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ई और डॉट डी ए, इन दोनों राशियों का आपका गुणनफल हो गया। अच्छा, अब देखिए ई डॉट जो डी ए है वो कितना हो सकता है। अच्छा, अब देखते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी घनकोण के लिए लिया था, तो घनकोण के लिए हमने लिया कि डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर, डी ओमेगा बाई बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि जैसे पृष्ठ, ये कोई पृष्ठ है, ये आपका डी ए है, और यहां से आर दूरी पर ओ केंद्र से इसकी जो दूरी है वो आर है। अब यहां देखते हैं कि ये जो इस तल की जो लंबवत मान होगा वो होगा आपका एन कैप, मतलब इस तल के अभिलंबवत जो दिशा होगी वो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी। अब हम क्या करते हैं कि ओ केंद्र से आर दूरी पर एक पृष्ठ लेते हैं, एक गोला लेते हैं, उस गोले का ये पृष्ठ हो, मतलब यूं कह सकते हैं कि जो ये आपका पृष्ठ है, इस पृष्ठ का आपका प्रक्षेप हो, तो ये पृष्ठ का प्रक्षेप मान लेते हैं कि ये हो गया आपका, ये पृष्ठ का आपका प्रक्षेप हो गया। तो इस प्रक्षेप द्वारा इस केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा इस पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इसकी गणना हम आसानी के साथ कर सकते हैं। अब ये देखिए, जो आपका ये नीला से छायांकित भाग हम दे रहे हैं, ये आपका हो गया डी ए कॉस थीटा। ये कितना हो गया आपका डी ए कॉस थीटा। कैसे? ये जो आपका हुआ वेक्टर एन हुआ, और ये
आपका हुआ दोनों के बीच का कोण आपका हो गया थीटा, और ये आपका वेक्टर एन हुआ, और ये जो तल हुआ इस क्षेत्रफल को डी ए ले लेते हैं, और ये जो तल हुआ ये आपका वेक्टर डी ए हुआ, और ये जो नीला भाग से दिखाया गया ये आपका हो गया डी ए कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये पृष्ठ झुका हुआ होगा तो ये मान कितना हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, अगर तल आपका झुका हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ जो डी ए होगा वो डी ए कॉस थीटा के बराबर हम लेंगे, तो ई डॉट डी ए मतलब ई डी ए कॉस थीटा के ये बराबर होगा। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये वेक्टर डी ए है, और वेक्टर डी ए की जगह पे हम डी ए कॉस थीटा ले रहे हैं, तो ये डी ए कॉस थीटा हम यहाँ इन्वॉल्व कर देंगे। तो यहाँ ये चीज़ इतना जानना और आवश्यक था। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये हमारा हो गया, इसको हम लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ई, और जो आपका पूरा इंटीग्रेशन हो गया डी ए, तो इस डी ए को हम डी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, या अभी इंटीग्रेशन के रूप में भी आप लिखना चाहें तो ये पूरा आप लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर ई और डी ए कॉस थीटा। अब ई डॉट डी ए का ऐसे लिख देते हैं, ये आपका हो गया ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा। तो ये ई डी ए कॉस थीटा ये जो हमारा मान हुआ फाई ई, तो ये निर्भर किस पर कर रहा है, कॉस थीटा पर निर्भर कर रहा है। ई डी ए कॉस थीटा ये निर्भर किस पर कर रहा है, ये थीटा पर निर्भर कर रहा है। अच्छा, अब देखते हैं, इस पर भी केस राइज होगा, वो मैं बता रहा हूँ आपको। और ये देखिए, जो फ्लक्स बल रेखाएं जब क्षेत्रफल में प्रवेश करती हैं तो वो फ्लक्स कहलाता है धनात्मक, और जब वैद्युत फ्लक्स ये बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स रेखाएं कहलाती हैं ऋणात्मक। यहां देखते हैं कि जब बल रेखाएं, जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो आपका फ्लक्स क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। फ्लक्स आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब वैद्युत बल रेखाएं ये पृष्ठ से बाहर निकलती हैं, जब पृष्ठ से ये बाहर निकलती हैं तो आपका फ्लक्स ये फाई ई ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। फ्लक्स आपका पॉजिटिव होगा। अब देखिए, बंद पृष्ठ, उसको हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, ठीक है। बंद पृष्ठ जिसको हम गॉसियन पृष्ठ भी कहेंगे, ये गॉसियन पृष्ठ क्या हुआ, जैसे आपका गुब्बारा हुआ। गुब्बारा एक पूरा क्लोज्ड सरफेस है ना, बंद पृष्ठ, इसको क्लोज सरफेस आप कह सकते हैं। वो एक गॉसियन पृष्ठ का उदाहरण है आपका, जैसे वायु से भरा गुब्बारा, वायु से भरा गुब्बारा, वायु से जो भरा गुब्बारा है इसको हम बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ ये लेंगे, ये भी हमको आगे आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे हम कोई गॉसियन पृष्ठ ले लिए और ऐसे ही पृष्ठ को हम ले लेते हैं, अब ये मान लेते हैं कोई गॉसियन पृष्ठ है।
अब गॉसियन पृष्ठ से ये बल रेखाएं आपकी गुजर रही हैं। तो अब पूरा हम पृष्ठ ले रहे हैं, तो इस पूरे पृष्ठ के लिए सरफेस एरिया आप ले लीजिए। इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, यही आपका फाई ई, इसको कह देते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इस पृष्ठ के लिए पूरा आपका क्लोज्ड पृष्ठ होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। और बंद पृष्ठ के लिए आपका हो गया फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए ये आपका हो गया ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो फाई ई है, अगर हम पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ई लेते हैं, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ई है, तो ये हमारा फाई ई बराबर हो गया ई ए कॉस थीटा। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ लिया, अगर संपूर्ण क्षेत्रफल को हम इसको ए ले लें तो यही हमारा हो गया फाई ई बराबर क्या हो गया, यहाँ भी हम ए लिख सकते हैं या यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। फाई ई ये पूरा हम पृष्ठ का क्षेत्रफल जब ले रहे हैं थीटा हो गया। अब ई ए कॉस थीटा के अनुसार हमारा फाई ई का मान अधिकतम या न्यूनतम होगा। तो अब इसको देखते हैं, इसमें दो केस अराइज हो रहे हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये स्थिति, इसका देखते हैं स्थिति। इसकी पहली स्थिति देखते हैं, जब वैद्युत क्षेत्र ये पृष्ठ के, जैसे मान लेते हैं कि ये हमने पृष्ठ ले लिया, ये हमने पृष्ठ ले लिया, और इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं वो इस तरह से हैं। जैसे इस ये जो क्षेत्रफल हुआ, इस क्षेत्रफल के अभिलंबवत, ये जो अभिलंबवत होगा वो आपका डी ए होगा, मतलब क्षेत्रफल वेक्टर होगा, या ए आप कह सकते हैं। और बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये इस तरह से है, ये मान ले रहे हैं कि ये ऐसे गुजर रहा है। ये आपका वेक्टर ई हो गया। तो जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत हो, तो जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत हो। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा पृष्ठ है, ये हम इसको पृष्ठ ले लेते हैं, और ये मार्कर को जो है ये हम बल रेखाएं मान ले रहे हैं। तो ये जो बल रेखाओं की दिशा हुआ, ये बल रेखाओं की दिशा ये पृष्ठ के क्या है, पृष्ठ के लंबवत है। ऐसी स्थिति हो अगर, तो जब पृष्ठ के लंबवत है तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फिगर सही से नहीं हो पाया है। पृष्ठ के अभिलंबवत अगर हम लेते हैं, देखिए बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत हों, ये ऐसे लेते हैं, ये आपका पृष्ठ ए हो गया और ये आपका वैद्युत क्षेत्र ई हो गया। तो बल रेखाएं क्या है, पृष्ठ के अभिलंबवत हैं।
तो पृष्ठ के जब अभिलंबवत हैं और इसका वेक्टर ए हो, इसका भी डायरेक्शन यही होगा। वेक्टर ए का जो डायरेक्शन होगा ये आपका इसी डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन भी आपका वेक्टर ए का होगा। तो वेक्टर ए और ई इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, ये उसी दिशा में है। तो जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत हो, पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत है, यहाँ ये ध्यान देने की आवश्यकता है, तब थीटा ये 0 डिग्री हम लिखेंगे। 0 डिग्री क्यों लिखेंगे, अभिलंबवत दे करके 90 अंश में नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है 0, क्योंकि तल के अभिलंबवत ये गुजर रहा है, तो तल के अभिलंबवत ए भी होगा, तो ए और ई दोनों ही एक ही दिशा में होंगे, तो थीटा का मान 0 होगा। तो जब थीटा का मान 0 होगा तो फाई ई का मान ये कितना होगा, ई ए, यहाँ अधिकतम मान ये होगा, फाई ई कितना होगा, ई ए। और दूसरा देखते हैं, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, तो जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, दिशा में होने का मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से हो और बल रेखाएं भी इसी तरह से गुजर रही हैं। तो अब आप देखिए, जब बल रेखाएं भी इस तरह से गुजर रही हैं तो सबसे कम बल रेखाएं इसमें जाएंगी, बिल्कुल ना के बराबर। मतलब जैसे ये हुआ कि ये आपका तल है, तल इस तरह से हो और बल रेखाएं भी इस तरह से गुजरनी है, तो इस तल में से कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, बिल्कुल ना के बराबर, यूं बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा और ये आपका ए है और ये आपका ई है, तो इसका जो थीटा होगा वो अभिलंबवत होगा बाहर की ओर, मतलब ये वेक्टर ए को प्रदर्शित करेगा, ये आपका वेक्टर ए होगा, ये आपका तल का क्षेत्रफल ए है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, यहाँ 90 अंश हो गया। तो यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल अराइज नहीं होना चाहिए। यहाँ जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत हो, जब क्षेत्रफल पृष्ठ का क्षेत्र जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत हो, अभिलंबवत होने पर हमको थीटा 0 लेना है, और जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो तब थीटा 90 अंश लेना है, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है। तो ऐसी स्थिति में आपका cos 90 का मान 0 हो जाएगा और फाई ई कितना होगा, वैद्युत बल रेखा आपका 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपका ये मान 0 हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग कि ये जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई भौतिक राशि मिली, इसका मात्रक क्या है और इसका विमीय सूत्र क्या है। तो आइए देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमीय सूत्र। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमीय सूत्र। अब जैसे हम लोगों ने देखा कि फाई ई बराबर हो गया ई इंटू ए, ए आपका क्षेत्रफल हो गया और ई क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो फाई ई का मात्रक क्या हो गया, फाई ई का मात्रक, ई का मात्रक न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, और ए का मतलब हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलाम। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और विमा देख लेते हैं, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। विमा न्यूटन का हो गया आपका mL/10⁻², मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं L², और बाई
कूलाम, कूलाम का हो गया आपका ए टी। तो इस तरह से आप देखिए एम, ये एल स्क्वायर और इंटू एल, ये हो गया एल क्यूब, ये टी ऊपर चला गया, टी इज टू द पावर -3 और ए पावर -1। तो ये आपका क्या हो गया, एम एल क्यूब टी पावर -3 और ए पावर -1। तो ये आपका वैद्युत फ्लक्स था। आइए 1 मिनट के अंदर हम लोग रिवीजन करते हैं। क्या क्या हम लोगों ने जाना। सबसे पहले क्षेत्रफल वेक्टर जाना। कोई भी तल अगर है, उस तल का क्षेत्रफल ए है, तो इसका अभिलंबवत बाहर की ओर की जो दिशा होगी ये क्षेत्रफल वेक्टर होगा। क्षेत्रफल वेक्टर एक सदिश राशि है। अच्छा, फिर देखते हैं कि घनकोण क्या होता है। तो किसी गोलीय पृष्ठ का अवयव गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे हम घनकोण कहते हैं। और घनकोण अगर हम ओमेगा से लिखते हैं तो ओमेगा बराबर हो गया a/r², और स्टेरेडियन इसका मात्रक हो गया। स्टेरेडियन इसका मात्रक हो गया। फिर वैद्युत फ्लक्स क्या है, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप, ये वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अगर पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं तो फ्लक्स आपका ऋणात्मक होगा, और पृष्ठ से यदि बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स आपका धनात्मक होगा। वैद्युत फ्लक्स ये फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए का मतलब ई डी ए कॉस थीटा होता है। जब पृष्ठ ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत होता है तो मैक्सिमम बल रेखाएं गुजरती हैं, इसका मतलब फाई ई ये सबसे अधिकतम होगा, ई ये होगा। और जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है तो दिशा में होगा तो बल रेखाएं बिल्कुल नहीं गुजरेंगी। फिगर से भी क्लियर है, थीटा 90 अंश होगा और फाई ई आपका 0 होगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है, और इसका विमीय सूत्र m/l³ टी पावर -3 और ए पावर -1 है। और वैद्युत फ्लक्स ये डॉट प्रोडक्ट आपने देखा ई डॉट डी ए, इसका मतलब यह एक आदेश राशि है। तो एक लाइन और ये भी लिख लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो आप वैद्युत फ्लक्स को पढ़ चुके हैं, इसकी बहुत महत्ता है। इसके बाद हम लोग इसका उपयोग गॉस थ्योरम में करेंगे। गॉस थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले टर्न पे हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। धन्यवाद।